शुभरात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मास्टर साहब से दुश्मनी। हमारा घर एक पुराने शहर की गंदी सी बस्ती में था, जहां शिक्षा का नाम सुनकर लोग ऐसे भागते थे जैसे घनी सर्दी में बच्चे नहाने के पानी का नाम सुनकर भागते हैं। यहाँ आदमी दिन में तो कड़ी मेहनत करते हैं, पर शाम को शराब पीते हैं। महिलाएं सुबह शाम खाना बनाती हैं, बाकी सारे दिन एक दूसरे के घर जाकर कानाफूसी करती हैं। और बच्चे तब तक गली में हल्ला करते हैं जब तक कि उनको कान पकड़कर घर में बुला न लिया जाता हो। अजी बस यूं समझ लो कि तहजीब और तमीज हमारी इस बस्ती का नाम सुनकर 100 कोस दूर भागती थी। अगर भूले से भी हमारी इस बस्ती में कोई शिक्षित आदमी आ जाता तो हम उस पर ऐसे तंज कसते थे कि फिर वह कभी वो हमारी बस्ती की तरफ पलट कर ना देखता। हम सिर्फ अपने को ही विद्वान समझते थे। दूसरे की इज्जत करना तो हमको सिखाया ही नहीं था। हमारी मातृभाषा तू ताई थैया वाली थी। आप शाप कहकर पुकारना तो हमें जाहिलपन सा लगता था। हमारा एक ग्रुप था। ग्रुप के बच्चों की उम्र 9 साल से 15 साल के बीच थी, और इस उम्र में बच्चों को उतनी ही तहजीब होती है जितनी माँ बाप सिखाते हैं। पर हमारी बस्ती में तो माँ बाप को खुद को तहजीब नहीं है, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। हमारे घर से तीसरे नंबर पर जो मकान था वो कुछ परेशानियों के चलते बिक गया। उस मकान में जो था वो हम लोगों में से एक था, और जो आया वो नया और निराला है। सभी लोग सभ्य और शिक्षित हैं, पर हमें तो शिक्षित लोग भाते ही नहीं थे। उस घर के बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे, और हम अपने घर के अंदर नहीं जाते थे। दिन भर गलियों में हुड़दंग काटते थे। कभी किसी के घर शक्तिमान देखने घुस जाते थे, कभी किसी के घर विक्रम बेताल देखने घुस जाते थे। कोई भी नई फिल्म आती थी तो उसके संवाद महीनों तक हमारी जुबान पर चढ़े रहते थे। ऐसा ही एक संवाद दूल्हे राजा मूवी से था, मुर्गी चोर। जहां कहीं भी हमें कोई गंजा दिख जाता उसे मुर्गी चोर कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते थे। ऐसे ही उस शिक्षित घर में एक मास्टर साहब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। उम्र 60 साल के पार थी। डील डॉल भारी था। पैरों में गठिया का रोग था। नजर का चश्मा लगाते थे और बहुत पुराना लंबा कोट पहन कर आते थे। कोट को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो उनका पुश्तैनी कोट हो। मास्टर साहब को देखकर ये पता चलता था कि वह बहुत अमीर परिवार से हैं। उनके पास बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी, बच्चे सरकारी नौकरी पर होंगे। हमारे लिए मजे की बात यह थी कि उनके सिर पर एक भी बाल ना था। जब हमने उन्हें पहली बार देखा
तो जोर से कहा, मुर्गी चोर। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने फिर से जोर से कहा, अरे मुर्गी चोर। इस बार उन्होंने पलट कर देखा और हमारी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। उनका व्यवहार हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत था। हमने तो सोचा था कि वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो हम चाहें वो ना हो, ऐसा हमें बर्दाश्त नहीं था। अगले दिन फिर मास्टर साहब हमें दिखाई दिए और फिर से हमने उन्हें मुर्गी चोर कहना शुरू कर दिया। पर आज भी वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट देख हम सभी बच्चे क्रोध की भट्टी में भुन गए, क्योंकि यह हमारी लगातार दूसरी हार थी। पर अभी तो इस बेतुके और बेबुनियाद खेल के बहुत से राउंड बाकी थे। तीसरे दिन फिर हमने उन्हें मुर्गी चोर कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, पर आज उन्होंने पलट कर नहीं देखा और साथ ही उनके चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई दिया। उनका गुस्सा देख हमारी खुशी 7वें आसमान पर थी। आखिर तीसरे दिन हमें सफलता मिल ही गई और इस सफलता का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन घर का मालिक डंडा लेकर आया और हमें दूर तक दौड़ा दिया और काफी देर तक हमें भला बुरा कहता रहा। हम समझ चुके थे कि उस मास्टर साहब ने हमारी शिकायत नए मकान मालिक से की है। हमारी हंसी मजाक ने अब एक अलग ही तरह के युद्ध का रूप ले लिया। हमें अब मास्टर साहब से नफरत हो चुकी थी। हम चारों बच्चों ने अब प्रण लिया कि तब तक चुप ना बैठेंगे जब तक मास्टर यहां से भाग न जाए। अब तो 24 घंटे हमें सिर्फ उस पल का इंतजार रहता जिस पल वो मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने आते थे, और जैसे ही वो आते हम अलग अलग आवाज में उन्हें मुर्गी चोर कहना शुरू कर देते थे। वो एक के पीछे भागते तो दूसरा कहना शुरू कर देता। वो दूसरे को घूरते तो तीसरा कहना शुरू कर देता। वो तीसरे को डांटते तो चौथा कहना शुरू कर देता। 4 चतुर, चालाक, तेज तर्रार बच्चों से एक उम्रदराज व्यक्ति का जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगर हमने किसी और को इतना तंग किया होता तो 2 दिन में ही वह भाग गया होता। पर ना जाने कौन सी मिट्टी का बना है यह मास्टर। हमारे इतना तंग करने पर भी वो रोज बच्चों को पढ़ाने आता है। पर हमने तो कसम खाई थी कि इसको यहां से भगा कर ही दम लेंगे। सो हमारे प्रयत्न जारी थे। हमारी बदतमीजी की सीमाएं अब बढ़ रही थी। मुर्गी चोर से बढ़कर अब हम उन्हें कभी उजड़ा चमन, कभी चंबल का डाकू और कभी कभी सीधा गंजा कहकर ही चढ़ाते थे। हमें यह सब खेल लग रहा था। हमें इस बात का तो कोई ज्ञान न था कि अपने से छोटा
जब अपशब्द बोलता है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने का मन करता है। और साथ ही हमें इस बात का भी कोई ज्ञान न था कि शिक्षक को दुनिया में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, और उसी भगवान का हम निरंतर अपमान कर रहे थे। मास्टर साहब हमारे लिए एक ऐसा खिलौना बन चुके थे जिसके छिन जाने पर या खो जाने पर हृदय में अपार टीस होने लगती है। एक दिन उस शिक्षक के घर के मालिक ने हमारे घर पर शिकायत कर दी। हम सभी को बहुत मार पड़ी थी और उस मार का बदला हम उस मास्टर साहब से लेना चाहते थे। हमने सोचा क्यों ना इस मास्टर को इसी के घर पर सबक सिखाया जाए। अगले दिन मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने आए तो हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने चुपचाप उनका पीछा किया। हम सभी के हाथों में 2-2 ईंटों के टुकड़े थे। मिशन था उसके घर के शीशे तोड़ना, उसके घर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना और जोर जोर से उसके मोहल्ले में उसे मुर्गी चोर कहकर चिढ़ाना। हम उसके मोहल्ले में पहुंच चुके थे जहां 2 मंजिला और 3 मंजिला आलीशान मकान थे और हर घर में एक चौकीदार था। घरों में चौकीदार को देखकर हम सहम गए और हमारे हाथ के ईंट पत्थर हमने छुपा लिए। इस उम्र में हमें चौकीदारों और पुलिस में कुछ खास फर्क नहीं पता था। हम दोनों को एक बराबर समझते थे। मास्टर साहब आगे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे पीछे। उस मोहल्ले में जो भी मास्टर साहब को देखता वो सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनको नमस्ते कर रहा था। हर आदमी उनकी इज्जत कर रहा था और वही इज्जत आज हम उतारने वाले थे। बस एक बार यह मास्टर अपने आलीशान घर में घुस जाए। थोड़ी दूर चलकर हमें एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई दिया जिसकी दीवारें ढहने को थी और छत गिरने को थी। मकान के बाहर एक पालतू कुत्ता बंधा था। मास्टर साहब उसी मकान में घुस रहे थे। हमने सोचा शायद यहां किसी गरीब बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आए होंगे, पर जिस तरह वो कुत्ता उन पर लपका हम समझ गए कि यह उन्हीं का घर है। हम अचंभित थे कि इस खंडहर मकान में इतना अमीर आदमी क्यों रहता है, पर हमें यह ज्ञात ही नहीं था कि जिसके पास शिक्षा जैसा अमूल्य धन हो वो कागजी धन वालों से ज्यादा धनवान दिखता भी है और होता भी है। पर यह सब सोचने की हमारी उम्र ना थी। हम तो अपना बदला लेने आए थे। जैसे ही हम मास्टर साहब के घर की तरफ ईंट पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े तो हमें देखकर कुत्ता भौंक पड़ा और कुत्ते को भौंकता देख मास्टर साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें हम नजर आए। साथ ही कुत्ते की आवाज सुनकर
2-4 लोग और भी इकट्ठा हो गए, जो कि सभ्य और अमीर परिवार से थे। हमारे होलिये को देखकर वो हमें चोर समझ बैठे और लगे हमें लताड़ने। अपने आप को चारों ओर से घिरा पाकर हमारा सबसे छोटा साथी जोर जोर से रोने लगा। तभी मास्टर साहब बोले, रुको, यह चोर नहीं है, मैं जानता हूं इन्हें, यह तो मुझे यहां छोड़ने आए थे। और फिर हमसे बोले, चलो बच्चों, यहां तक आ ही गए हो तो चाय पीकर जाना। मास्टर साहब के लफ्जों ने हमारे सर को नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। यह तो हम पहले से ही जानते थे कि मास्टर साहब उदार, विनम्र, सभ्य और शिक्षित आदमी हैं, पर हमारे हृदय में उनके लिए इज्जत के द्वार आज खुले थे। इस दौरान हमें उतनी ही शर्मिंदगी और पछतावा हुआ जितना हमारी उम्र थी। हम सब ने चाय पीने से इनकार कर दिया और हाथों के पत्थर को फेंक कर घर की तरफ दौड़ लगा दी। हम सभी अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते थे। अगले दिन जैसे ही मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने आए, हम सब बच्चे एक एक करके मास्टर साहब के पास पहुंच गए और उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उनके पांव भी छुए। मास्टर साहब शायद यह सब कुछ पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने हर बच्चे को एक एक टॉफी खाने को दी और इस तरह से कुछ चुलबुले शैतान बच्चों का सभ्य शिक्षित मास्टर साहब से दुश्मनी का अंत हुआ। आज की दूसरी कहानी है झूठा सच। प्रकाश अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में बहुत खुश था। उसके पिता कृष्णलाल हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रकाश की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी माँ घर का कामकाज कर पति की सेवा में लगी रहती थी। प्रकाश कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क था और छोटी सी तनख्वाह में आराम से उसका गुजारा हो जाता था। उन्होंने कभी भी अपनी जरूरतों को बढ़ाया नहीं था। जितना था उतने में वे सभी खुश थे। कृष्णलाल ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह एकदम सत्यवादी थे और वही उन्होंने प्रकाश को भी सिखाया था। बचपन से ईमानदारी का पाठ सीखने वाला प्रकाश बिल्कुल अपने पिता के जैसा ही था और उनकी हर बात को मानता था। कृष्णलाल ने एक दिन अपनी पत्नी वीना से कहा, वीना, अब हमें प्रकाश का विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो वीना, मेरी चिंता यह है कि लड़की कैसी मिलेगी। हमारे परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। प्रकाश, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? सब ठीक ही होगा। वीना, हमें अपने से गरीब घर की लड़की लाना चाहिए जो हमारे परिवार में आकर कोई कमी महसूस ना करे और खुश रहे। यदि हम अपने से बड़े घर की लड़की लेकर आएंगे तो वह हमारे घर में
कभी खुश नहीं रह पाएगी। हो सकता है हम उसकी जरूरतें पूरी ना कर सकें, इसलिए गरीब घर की सुशील लड़की ढूंढ कर लाना होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी बड़े घर की लड़की लाकर उसे दुखी करने से किसी की भलाई नहीं होगी, ना उसकी ना ही हमारी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नीलम नाम की एक गरीब लड़की के घर प्रकाश का रिश्ता जोड़ दिया। 8वीं पास नीलम यूं तो एकदम गरीब घर में पली थी, पर उसने अपने मन में बहुत सारी ख्वाहिशें एकत्रित करके रखी थी। विवाह के बाद अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, ऐसे विचार हमेशा ही उसके मन को लुभाते रहते थे। शादी पक्की हो गई। लड़की के पास स्कूटर है सुनकर नीलम स्कूटर के पीछे बैठकर घूमने के सपने भी देखने लगी। लिपस्टिक, नए नए कपड़े, कंगन, बाली, सबका शौक रखने वाली नीलम को लग रहा था अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लड़का सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है। वह तो मानो हर रात सपनों में पंख लगाकर सुंदर सी दुनिया में उड़ रही थी। लड़की पसंद करते समय कोई किसी के मन के भीतर तो नहीं झांक सकता। सब कुछ देखने परखने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाता है। प्रकाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी ढेर सारी आशाओं के साथ नीलम ब्याह कर प्रकाश के घर आ गई। अपने पिता के घर होने वाली सारी कमी यहाँ पूरी करूंगी, इसी उम्मीद के साथ उसने गृह प्रवेश किया था। स्वभाव से वह अच्छी थी, किंतु समझदारी में थोड़ी कच्ची थी। प्रकाश उसे एक दिन फिल्म दिखाने ले गया और बाहर खाना खाकर फिर वे घर आ रहे थे। नीलम बहुत खुश थी। आज उसका देखा हुआ सपना साकार जो हो रहा था। जब प्रकाश उसे फिल्म दिखाने ले गया, नीलम सोच रही थी कि कितना मजा आ रहा है। उसने प्रकाश से कहा, सुनो प्रकाश, हम दोनों हमेशा ऐसे ही फिल्म देखने बाहर खाना खाने तो जाएंगे ही, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। कल हम बाजार चलेंगे, थोड़े कपड़े, लिपस्टिक, सब कुछ मुझे दिला देना। प्रकाश उसकी इस बात का कोई जवाब न दे पाया। वह सोचने लगा, बाप रे, नीलम ये क्या बोल रही है। तब तक नीलम ने फिर से उससे कहा, प्रकाश, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। प्रकाश ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। उसने इतना कह तो दिया, लेकिन वह तनाव में आ गया। अब हर 15 दिन में नीलम फिल्म देखने जाने की जिद करने लगी। शुरू में 1-2 बार मजबूरी में ही सही, पर प्रकाश उसे ले गया। किंतु अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा। बार बार उसकी जिद के कारण एक दिन प्रकाश को कहना ही पड़ गया, नीलम, देखो अपनी इतनी कमाई नहीं है कि हम हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जा सके। साल में 2-3 बार ठीक है। यह सुनते ही नीलम का पारा चढ़ गया। यह क्या कह रहे हो आप? यह तो आपको विवाह से पहले सोचना चाहिए था। किसी को अपने परिवार में ला रहे हो तो उसकी जवाबदारी उठाने की औकात भी रखनी चाहिए।
यदि मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी ही नहीं करती। यह क्या कह रही हो नीलम? तुम्हें यहाँ सब कितने प्यार से रखते हैं, क्या यह काफी नहीं है तुम्हारे लिए? सिर्फ प्यार से जरूरतें पूरी नहीं होती प्रकाश, उसके लिए अपनी कमाई बढ़ाना पड़ता है। तुम इतनी मेहनत करते हो, पैसा कितना कमा पाते हो? सिर्फ इतना कि 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल सके। अच्छे से गुजारा करने के लिए नौकरी के साथ तिकड़म भी करनी पड़ती है। मैं जानती हूं तुम चाहो तो लोगों का काम अटकाकर पैसा बना सकते हो, क्यों नहीं करते? सभी तो करते हैं। यह क्या कह रही हो नीलम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे गलत रास्ते पर जाने को कह रही हो। इसमें गलत कुछ नहीं है प्रकाश। अधिकतर लोग ऐसे ही पैसा कमाकर आगे जाते होंगे। उनका ज़मीर उन्हें गलत काम करने के लिए हाँ कहता है तो कहते रहे, लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, चाहे कितनी भी तंगी में गुजारा क्यों न करना पड़े। इसके बाद नीलम और प्रकाश के बीच लगभग रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। अब तक कृष्णलाल और वीणा देवी भी सब कुछ जान चुके थे। कृष्णलाल ने वीणा देवी से कहा, वीणा, मुझे लगता है एक बार मुझे नीलम को समझाना चाहिए, शायद मेरी बात मान जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, कोशिश करके देखने में हर्ज ही क्या है, हो सकता है बात बन जाए। मुझे तो बेचारे प्रकाश पर दया आ रही है, कितना परेशान रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं बचपन की सिखाई गई हमारी शिक्षा भूलकर वह गलत रास्ते पर ना चला जाए। कम से कम हम हर रात भरपेट खाकर सुकून से सोते तो हैं, सर पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। कृष्णलाल ने नीलम को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, नीलम बेटा, हमारी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लालच बुरी बला है, यह तो शायद तुमने पढ़ा ही होगा। यह लालच ऊंचाई पर ले जाकर कभी कभी इतना जोर का धक्का देती है कि इंसान संभल भी नहीं पाता और दलदल में जाकर गिरता है। क्या तुम चाहती हो प्रकाश के और हमारे साथ भी कुछ घटे? बेटा, मैंने बड़ा जतन करके बड़े प्यार से अपने बच्चे को थोड़े से में खुशियां हासिल करना सिखाया है। तुम भी तो ऐसे ही गरीब परिवार से आई हो। क्या तुम वहां पर हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जाती थी? नहीं ना? फिर यहाँ आकर तुमने ऐसी इच्छाओं को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया बेटा? नीलम ने शांत होकर अपने ससुर की बातें सुन ली, लेकिन उन पर अमल करने का इरादा उसका बिल्कुल नहीं था। वह तो इस समय लालच के समंदर में गोते लगा रही थी। उसने शाम को प्रकाश से कहा, आज पापा ने मुझे बहुत बड़ा भाषण दिया। इच्छा तो हो रही थी कि कह दूं, इस तरह के भाषणों से पेट नहीं भरता, लेकिन अपने मन पर पत्थर रखकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी की नीलम तुमने, धन्यवाद।
तुम सुधरोगी नहीं ना? देखो प्रकाश, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। आखिरकार एक दिन परेशान होकर प्रकाश ने 5,000 रुपए लाकर नीलम के हाथों में रख दिए और कहा, ये लो नीलम, इससे तुम्हारा इस माह का फिल्म देखने, होटल में खाने और अन्य शौकों का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इन रुपयों के साथ पता नहीं कितनी बद्दुआएं आई होंगी। हमारे जैसा ही कोई यह रुपए मेरे हाथों में रख कर गया है। किसी और की थाली से छीनकर खाना मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया। जिसने मुझे यह रुपए दिए हैं वह अपनी कृषि भूमि के पंजीयन की नकल लेने आया था। पास के गांव गंगापुर में रहता है, शंकर नाम है उसका। वह बेचारा काफी गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, बाबूजी पत्नी बीमार है, बच्चे नहीं हैं मेरे, बस उसी का आसरा है। अगर वह मर गई तो मैं अकेला क्या करूंगा? मैं गरीब इंसान हूं साहब, आपको पैसे कहां से दूंगा? उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। पर मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। मैंने उसे कह दिया, भाई जल्दी काम करवाना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, आखिर मुझे भी तो अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी है। नीलम घबरा गई। गंगापुर में तो उसके मामा शंकर और मामी रहते हैं। तभी नीलम के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, नीलम, तुम्हारी मामी बहुत ज्यादा बीमार है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में गया था। वहां पर मेरा काम करने के लिए बाबूजी ने 5,000 रुपए मांग लिए। मेरे पास अब तुम्हारी मामी की दवाइयों के लिए रुपए नहीं बचे हैं। क्या तुम मदद कर सकती हो? तुम्हारी शादी तो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले से हुई है। बेटा, तुम्हारी मामी मर जाएगी। जिसने मुझसे वह पैसे लिए हैं उसे मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी कि वह कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। नीलम ने कहा, हाँ मामा, मेरे पास रुपए हैं, आप जल्दी आ जाइए, मामी को बचा लो मामा। क्या हुआ नीलम? किसका फोन था? कौन पैसे मांग रहा था तुमसे? नीलम की आंखों में आंसू थे। रोते रोते उसने कहा, प्रकाश, आज तुमने जिससे रुपए लिए हैं वह मेरे मामा हैं। मेरी मामी जीवन और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। यह रुपए हमें उन्हें लौटाने होंगे। मुझे माफ कर दो प्रकाश। अपनी गलत जिद के कारण तुम्हें भी पथभ्रष्ट करवा दिया। मैं जान गई हूं कि पापा ने तुम्हें सही शिक्षा दी है। इन पैसों के साथ कितनी बद्दुआएं आती हैं यह भी जान गई। नीलम के मामा पैसे लेने आए तब प्रकाश को देखते ही उन्होंने कहा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तो मेरी भांजी का ससुराल है और उसका पति बहुत ही ईमानदार इंसान है। वह तुम्हें यहां देखेगा तो। तब प्रकाश ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, उसका पति मैं ही हूं। मैं भटक गया था। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। प्रकाश ने उन्हें जब 5,000 रुपए वापस करे तब वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा था जिसे नीलम कभी नहीं जान सकी। वह ये भी नहीं जान पाई कि उसे सही राह पर लाने के लिए प्रकाश, कृष्णलाल, नीलम के पिता और मामा ने मिलकर यह रास्ता चुना था। यह झूठे सच ने नीलम को भी एक नई राह पर चलना सिखा दिया। रात में जब प्रकाश दफ्तर से आया, नीलम ने उससे कहा, प्रकाश, जीवन में कभी कभी कैसी अनहोनी हो जाती है। देखो ना, तुमने मुझे खुश करने के लिए मजबूरी में पहली बार जिससे इस तरह पैसे लिए वह मेरे मामा निकले। मेरी मामी की दवाइयों के पैसे उन्होंने बद्दुआओं के साथ तुम्हें दे दिए। शायद भगवान ने तुम जैसे सच्चे इंसान को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए यह खेल खेला था। प्रकाश मुस्कुराया और सोचने लगा, अगर एक झूठ से किसी का भला हुआ तो उसमें क्या बुराई है। बस उसके बाद क्या था, प्रकाश की ही तरह नीलम भी थोड़े से में बहुत सारी खुशियां ढूंढना सीख गई।